स्टूडेंट, आज हम भारतीय साझेदारी अधिनियम के जो मेंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रीक्वेंटली जो जुडिशरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं में से एक प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, क्या एक अवयस्क व्यक्ति को भागीदारी में सम्मिलित किया जा सकता है? अगर उसका उत्तर हाँ है तो उसके क्या अधिकार एवं अयोग्यताएं हैं? देखो, साझेदारी का जो जन्म होता है वो करार से होता है। जब साझेदारी में हम धारा 5 पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि साझेदारी का जो उत्पत्ति होती है वो अनुबंध से होती है, ना कि किसी स्टेटस से होती है। तो अब अनुबंध करने के लिए हमें करार बनाना पड़ता है। तो अब जब हम भारतीय संविदा अधिनियम की बात करते हैं तो संविदा अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि जो करार है बनाने वाले व्यक्ति वो सक्षम होने चाहिए, और धारा 11 भारतीय संविदा अधिनियम की बताती है सक्षम होता है एक वयस्क और एक स्वस्थ चित व्यक्ति ही। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो एक अवयस्क है वो करार करने के लिए सक्षम ही नहीं। जब वो करार करने के लिए सक्षम ही नहीं है तो अनुबंध का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। जब अनुबंध का निर्माण ही नहीं हो पाएगा तो साझेदारी में यानी वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जो एक अवयस्क होता है उसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में प्रिवी काउंसिल ने 1903 में कहा भी था कि एक अवयस्क के साथ किए गए सारे करार शून्य होते हैं। तो इट मीन एक अवयस्क को हम साझेदारी फर्म में पार्टनर तो नहीं बना सकते जब तक कि वो वयस्कता की आयु प्राप्त ना कर ले, तब तक वो साझेदारी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है। फिर लेकिन हम उसे लाभों के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो अवयस्क है वो साझेदारी फर्म में साझेदार तो नहीं बन सकता, परंतु धारा 30 की उपधारा 1 के तहत सभी साझेदारों की सहमति से लाभों के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। वहीं अवयस्क साझेदारों के कुछ राइट भी होते हैं और कुछ लाइबिलिटीज भी होते हैं। धारा 30 की 2 जो हमें बताती है वो उसके कुछ राइट्स बताती है। धारा 30 का जो 3 है वो उसके कुछ लाइबिलिटीज के बारे में बात आती है। वहीं सेक्शन 30 का सबसेक्शन 4 उसके कुछ राइट्स के बारे में और बात करता है। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को लिखा है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हम मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से करें, तो यहाँ पे हम एक उसका लिखने का तरीका दिखा रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि आप इसको एज इट इज कॉपी करें, ये जस्ट केवल एक हिंट के लिए। तो अगर आपका ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप सबसे पहले भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 और 11 का थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन कर दें। तत्पश्चात मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का भी आप वर्णन करेंगे। उसके पश्चात ही आप बताएंगे साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के प्रावधान को। तब आपको पूरा 30 का 1 का वर्णन करते हुए लिखना पड़ेगा कि उसे केवल सभी साझेदारों की सहमति से ही, तत्समय भागीदारों की सहमति से ही उसे लाभों के लिए सम्मिलित किया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण केस लॉ है आयकर आयुक्त बनाम द्वारिका दास खेतान एंड कंपनी का। इस मामले में यह भी कहा गया था कि अवयस्क व्यक्ति किसी भागीदारी फर्म में पूर्ण भागीदार फुल फ्लैश पार्टनर नहीं बन सकता है, परंतु तत्समय भागीदारों की सहमति से उसे लाभों के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसके लिए आपका एक महत्वपूर्ण केस लॉ रहेगा। एक और हमारा यहाँ पे महत्वपूर्ण केस लॉ है तुलसीदास गंगाराम घनश्याम दास का। इसमें कहा गया था भागीदारी के लाभों में ऐसे सारे लाभ सम्मिलित है जो एक अवयस्क व्यक्ति को पाने का हक है, यदि वह वयस्क होता तो उन्हें प्राप्त करता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक भागीदारी फर्म में जो वयस्क साझेदारों को लाभ पाने का अधिकार है तो वही लाभ अवयस्कों को भी मिल सकते हैं, परंतु अवयस्क को कितना लाभ मिलेगा इसके लिए पहले ही ठहराव बना लिया जाएगा। धारा 30 की उपधारा 5 में व्यवस्था की गई है कि जब एक वयस्क आयु में आ जाता है तो उसे 6 माह का समय दिया जाता है निर्धारित करने के लिए कि वह फर्म में साझेदार बनना चाहता है या नहीं। अगर वो 6 महीने में जवाब नहीं देता है तो 6 महीने की समाप्त होने पे उसे स्वतः फर्म का साझेदार मान लिया जाएगा। यहाँ पे धारा नंबर 30 के उपधारा 2 के अंतर्गत अवयस्क साझेदार के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। अवयस्क साझेदार का जो पहला अधिकार बताया गया है उसे फर्म की संपत्ति और लाभों में अंश पाने का अधिकार है, यह उतना ही मिलेगा जितना करार द्वारा निश्चित किया जाए। दूसरा, धारा 30 के 2 के अंतर्गत ही एक अवयस्क का अधिकार है फर्म के लेखे लेने, निरीक्षण करने और नकल लेखों के लेने का अधिकार। गोपनीय
अकाउंट्स की वो नकल नहीं ले सकता है सिक्योरिटी रीजन के कारण। वहीं धारा 30 की उपधारा 3 के अंतर्गत बताया गया है अवयस्क व्यक्ति का जो अंश है भागीदारी फर्म के कार्यों के लिए दायी होता है, निजी रूप से वह दायी नहीं होते, जैसे कि एक वयस्क साझेदार दायी होते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास महत्वपूर्ण केस लॉ आया शिवगौड़ा बनाम चंद्रकांत का, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भागीदारी फर्म के कार्यों के लिए एक अवयस्क व्यक्ति का केवल अंश, वही अंश जो एक अवयस्क को जब हम फर्म में सम्मिलित करते करार द्वारा निश्चित किया जाता है, वही लायबल होता है, वो पर्सनली लायबल नहीं होता है, व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता। तो इसके लिए ये हमारा महत्वपूर्ण केस लॉ रहेगा। धारा 30 की उपधारा 4 के अंतर्गत भी हमने बात की थी कि एक अवयस्क का अधिकार रहता है एक अवयस्क व्यक्ति के द्वारा भागीदारी फर्म के विरुद्ध फर्म की संपत्ति या लाभों में अपने लंच न मिलने के अंतर्गत वो वाद दाखिल कर सकता है, और इसके लिए लेकिन एक कंडीशन लगाई गई है कि उसे अपने फर्म से संबंध विच्छेद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फर्म की संपत्ति या लाभों में उसका अपना अंश है, उसके लिए अगर वो उसे नहीं मिल रहा तो वाद दाखिल कर सकता है, लेकिन तभी दाखिल कर सकता है जब वो फर्म से अपने संबंध विच्छेद कर दे। यहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भागीदारी बने रहने का विकल्प अभी मैंने आपको बताया था धारा 30 की 5 के अंतर्गत, उसको मैंने बोला था कि जब वो वयस्क आयु के अंतर्गत आ जाता है तो उसे 6 माह का समय दिया जाता है यह निश्चित करने के लिए उसे पार्टनर बनना है या नहीं। अगर 6 माह का समय समाप्त हो जाता है तो वह स्वतः फर्म में साझेदार मान लिया जाता है। जब अगर वो साझेदार वो कहता है कि मुझे फर्म में साझेदार बनना है, तो धारा नंबर 30 की उपधारा 7 के तहत उसके अधिकार और दायित्व रहेंगे और हमारा ये इंपॉर्टेंट केस लॉ रहेगा। अगर वो कहता है कि मुझे फर्म में पार्टनर नहीं बनना है तो आपका धारा नंबर 30 की उपधारा 8 लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से एक अवयस्क की साझेदारी फर्म में क्या स्थिति होती है, उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या दायित्व होते हैं। चलिए क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।